हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का पार्ट 3 है और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब किसी पार्टिकल पे नेट फोर्स निकालना होता है और उस पे लगने वाले जो फोर्सेस होते हैं वो स्पेस में होते हैं, 3 डायमेंशन में होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस पे, एक लग रहा है वाई एक्सिस पे और एक फोर्स लग रहा है एक्स वाई जेड, तीनों एक्सिस के बिल्कुल बीचों बीच में। तो ऐसे केसेस में रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें यही यूज़ करना पड़ता है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर आप ध्यान दीजिए तो इससे पहले जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए जहां पर किसी चार्ज पर नेट फोर्स निकालना होता था तो वहां पर उस चार्ज पर लगने वाले फोर्सेस सब एक प्लेन में होते थे, तो रिजल्टेंट निकालना रिलेटिवली आसान होता था। यहां पर ऐसा नहीं है कि मुश्किल होगा। अगर हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म समझ लेंगे तो यहाँ पर भी बड़ी आसानी से रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा। तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे, फिर बाद में एक कमेंट में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर सेंट्रल फोर्स क्या होता है, तो थोड़ा सा सेंट्रल फोर्स का आइडिया लेंगे, वो इसी से कनेक्टेड ही है। और फिर लास्ट में इसी टॉपिक पे हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी के सवाल नहीं बनते हैं। बट ये कि हाँ, बोर्ड्स वगैरह में आपसे इस पे सवाल पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, फिर कॉम्पिटिशन में भी इस पे सवाल पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि इस फॉर्म में हमें करना क्या होगा। यहाँ पर देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई जो कि बाहर आ रही है। और एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1 और चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2। पोजीशन वेक्टर हमने क्लास 11 में पढ़ा था, अगर नहीं याद तो इसको नोट कर लीजिए या देख लीजिए कि जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, 1, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ऐसा लिखा जाएगा R1 वेक्टर x कोऑर्डिनेट के साथ i कैप 2i कैप प्लस 3j कैप, y कोऑर्डिनेट के साथ j कैप और फिर z कोऑर्डिनेट के साथ 1k कैप या सीधा सीधा k कैप। तो इस तरीके से पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है। खैर, वापस आते हैं फिर से। तो ये दो चार्जेस हो गए Q1 और Q2, इसका पोजीशन वेक्टर है R1, इसका पोजीशन वेक्टर है R2। अब हमें करना ये होगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में कि Q2 पे लगने वाला फोर्स Q1 के द्वारा इनके पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखना होगा। इसी तरीके से Q1 पे लगने वाला फोर्स Q2 की वजह से इनके पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखना होगा। तो हम लोग पहले निकालते हैं Q2 पे फोर्स Q1 की वजह से और उस फोर्स का भी पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, राइट। तो फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, ठीक। यानी कहने का मतलब हम लोग अभी Q2 पे फोर्स Q1 के द्वारा जो लग रहा है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं। तो वही कूलम्ब्स लॉ से निकलेगा F21, मतलब फोर्स ऑन 2 बाय 1 को हम लिखेंगे फोर्स ऑन F21, राइट। और ये बराबर होगा कूलम्ब्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। ये तो हो गई फोर्स की वैल्यू। और मान लें ये दोनों ही पॉजिटिव हैं तो फिर ये इसको रिपेल करेगा, तो ये जो फोर्स आया इसकी दिशा ये होगी, इसका मैग्नीट्यूड आ चुका है इतना और डायरेक्शन इधर होगा। अब अगर इसको वेक्टर में बदलना है, इसको वेक्टर में बदलना है तो हमें इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये फोर्स आता है एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसको वेक्टर बनाने के लिए हम आई कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये फोर्स आता है वाई एक्सिस की तरफ तो इसको वेक्टर बनाने के लिए हम जे कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अभी देखिए, ये जो फोर्स आया है ये ना तो एक्स एक्सिस की तरफ है, ना तो वाई की तरफ है, ना जेड एक्सिस की तरफ है, ये स्पेस में एक डायरेक्शन है। जैसे Q1 यहाँ रखा है और Q2 यहाँ रखा हुआ है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है ये, राइट। तो हमें करना ये होगा कि Q1 से Q2 की दिशा में जाने वाला यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे निकालेंगे वो भी आगे देखेंगे, ठीक है। राइट नाउ अगर इसको दिशा देना है तो हमें क्या करना होगा, Q1 से Q2 की ओर जाने वाला यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो देयरफॉर अगर इसी को वेक्टर का रूप दें F21 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। और इसको दिशा देने के लिए हम Q1 से Q2 की ओर जाने वाला यूनिट वेक्टर जिसे हम लिखेंगे R12 कैप। R12 कैप यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्टेड है Q1 से Q2 की तरफ।
तो ये हो गया हमारा R12 कैप। इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। आगे देखते हैं ये वेक्टर कैसे निकलेगा। यूनिट वेक्टर हम सभी जानते हैं कि Q1 से लेके Q तक Q2 तक कुछ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लिख दे रहे हैं R12 वेक्टर। ध्यान रखिएगा, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। यहां से लेके यहां तक Q1 से लेके Q2 तक पूरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसे हम R12 वेक्टर कह रहे हैं। और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को 1 से लेके 2 तक जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको अगर हम इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, जो कि ये डिस्टेंस होगा r के बराबर, तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। यानी कि इसको पता करने का ये तरीका है, R12 कैप Q1 से लेके Q2 की ओर जाने वाला यूनिट वेक्टर, ये बराबर हो जाएगा R12 वेक्टर पूरा के पूरा अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, जो कि ये डिस्टेंस होगा जो हमें दिया हुआ है r। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर, ये स्मॉल r इसका मैग्नीट्यूड ही है। और इसको पुट कर दें 1 में, ऊपर वाली इक्वेशन में, तो अब यूनिट वेक्टर हट के ये पूरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा R12। तो हमारा F21 वेक्टर जो हुआ वो इतना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये जो स्मॉल r है, इस पूरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यहाँ लिखा हुआ है, तो हो जाएगा मॉड R12 वेक्टर का स्क्वायर, और फिर ये जो यूनिट वेक्टर है ये हो जाएगा R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हम इकट्ठा लिख सकते हैं एक साथ R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। दिस इज 2। और लास्ट में हम जानते हैं वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के रूल से, सिंस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का तरीका है कि भाई ये वेक्टर R1 ये वेक्टर R2, तो यहां से यहां तक जाएंगे तो हमें मिलेगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसे हम R12 वेक्टर कह रहे हैं, वो इन पोजीशन वेक्टर टर्म्स में ऐसे आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको 1 में पुट कर दें, 2 में, पुट इन 2, तो 2 में रखने पे देखिए हमें ये मिल जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। R12 वेक्टर हो जाएगा हमारा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। तो ये था हमारा फोर्स ऑन 2/1। अब इसी तरीके से अगर हमें Q1 पे फोर्स निकालना हुआ Q2 की वजह से, जिसे हम कहेंगे F12, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर 2 से 1 तक जाने वाला यूनिट वेक्टर यानी R21 कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर R21 कैप हो जाएगा ये पूरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर Q2 से लेके Q1 तक, जिसे हम कहेंगे R21, और फिर R21 हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो अल्टीमेटली हम यहां पहुंचेंगे। सिमिलरली फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, ये मिल जाएगा हमें फोर्स 1/2 इसे लिखेंगे, और ये हो जाएगा F12 का मतलब फोर्स ऑन 1/2, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ब्रैकेट में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, यानी मॉड ऑफ R1 माइनस R2 वेक्टर का क्यूब। तो ये थी हमारी फोर्थ इक्वेशन। तो हमने Q1 पे फोर्स और Q2 पे फोर्स इनके पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिख दिया। तो ये था हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या क्या मतलब निकलेगा, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए हमें ये दो इक्वेशन मिली, F12 आया इतना। याद रखने का तरीका ये है कि जैसे F21 है यानी फोर्स ऑन 2/1, तो पहले R2 होगा बाद में R1 होगा, यानी R2 माइनस R1। इस तरीके से F12 अगर लिखना है
तो यहाँ पे R1 माइनस R2 वेक्टर हो जाएगा। खैर आगे देखते हैं कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन देखिए, अगर हम थर्ड इक्वेशन में से माइनस साइन बाहर ले लें तो हमें मिलेगा फोर्स ऑन 2/1 इज इक्वल टू -1/4πε0 Q1 Q2, और ये हमें मिल जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन, अब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, चाहे R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड हो और चाहे R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड हो, दोनों मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि मैग्नीट्यूड है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। और देखिए हमें मिल गया F21 इज इक्वल टू, अब ये देखिए भाई, ये बन गया हमारा F12, इतना सा फोर्स, राइट। तो देयरफॉर माइनस F12। तो देखिए एक बात और क्लियर हो गई इस फॉर्म से कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे, न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करेंगे। दो चार्जेस, जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा उल्टे डायरेक्शन में। तो ये था हमारा पहला कंक्लूजन। अगला कंक्लूजन देखिए, डेरिवेशन में हम लोग दोनों चार्जेस को पॉजिटिव लेके चले थे। इन केस अगर Q1 पॉजिटिव होता और Q2 नेगेटिव होता तो ये फोर्स बजाय इधर के पीछे की तरफ आता, यानी ये वेक्टर पलट जाता, और ये वेक्टर पलटने का मतलब यहां पर माइनस साइन आ जाता। इसी बात को हम ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो प्लस प्लस रखिए, आपको यही मिलेगा, पॉजिटिव आएगा। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो प्लस माइनस यहां पे माइनस आ जाएगा और ये फोर्स पलट जाएगा। यानी कहने का मतलब इस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में हम चार्जेस को साइन के साथ रखेंगे तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड भी पता चलेगा और डायरेक्शन भी पता चलेगा। तो दूसरा कंक्लूजन ये है कि Q1 एंड Q2 प्लेस्ड विद साइन, अपने साइन के साथ रखे जाएंगे। डेरिवेशन में हम दोनों को पॉजिटिव लेके चले तो रिपल्जन था, फोर्स इधर आया था। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो ये वेक्टर पलट जाता, और जब वेक्टर पलट जाता है तो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। माइनस साइन ऐसे आ जाएगा कि हम यहाँ पे प्लस रख दें, माइनस रख दें तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा दूसरा कंक्लूजन हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं। मान लेते हैं कि Q1 फिक्स है और ये हो गया Q2, और Q2 मूव कर रहा है। सपोज कर लेते हैं Q2 मूव कर रहा है। अभी मान लेते हैं Q2 यहां पर है, तो देखो Q1 से लेके Q2 तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर होगा और फोर्स भी इधर ही होगा Q2 पे। फिर Q2 मान लेते हैं यहां पहुंच गया, तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर चला जाएगा Q1 से लेके Q2 तक, और फोर्स भी इधर ही हो जाएगा। फिर Q2 यहां पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर हो जाएगा और फोर्स भी इधर ही हो जाएगा। यानी Q2 कहीं पर भी हो अपने पाथ पे, फोर्स हमेशा इस पॉइंट से अवेट लगेगा। इसी तरीके से अगर Q2 नेगेटिव होता, वो पॉजिटिव होता, या फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो Q2 कहीं पर भी होता, फोर्स हमेशा Q1 की ओर लगता। ऐसा फोर्स कहलाता है सेंट्रल फोर्स, जो हमेशा किसी पॉइंट के तरफ डायरेक्टेड होगा या फिर किसी पॉइंट से दूर डायरेक्टेड होगा। यानी कहने का मतलब पार्टिकल कहीं पर भी हो, फोर्स या तो उस पॉइंट से दूर लगेगा या उस पॉइंट की तरफ लगेगा। तो सच फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। और ये हमें क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स होगा, एक सेंट्रल फोर्स होगा। सेंट्रल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी इसमें बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है। और दूसरी चीज कि इसमें बॉडी का एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है। ऐसे फोर्स के प्रभाव में जब बॉडी मूव करती है, यानी सेंट्रल फोर्स के इफेक्ट में जब बॉडी मूव करती है, तो कुछ सेलेक्टेड पाथ्स ही पॉसिबल हैं, कुछ सेलेक्टेड रास्ते पे वो चल सकती है। जैसे वो स्ट्रेट लाइन पे चल सकती है, वो सर्किल पे चल सकती है, एलिप्स पे चल सकती है और हाइपरबोला पे चल सकती है। इनका प्रूफ तो अभी हमें नहीं करना है, हम कर भी नहीं सकते हैं अभी इनका प्रूफ, हायर क्लासेस में आप करिएगा, बट इनके हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक एटम को ले लेते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो, न्यूक्लियस के द्वारा फोर्स हमेशा न्यूक्लियस की तरफ लगेगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स हमेशा न्यूक्लियस की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो हम सभी जानते हैं कि या तो ऑर्बिट सर्कुलर होगा या फिर ऑर्बिट
एलिप्टिकल होगा। एलिप्टिकल ऑर्बिट्स पॉसिबल होते हैं और सर्कुलर ऑर्बिट्स पॉसिबल होते हैं। रीजन उसका ये है कि इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स कैसा है, सेंट्रल फोर्स है, राइट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम लोगों ने केमिस्ट्री में क्लास 11th में पढ़ा था स्टार्टिंग में एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और अभी फिजिक्स में भी पढ़ेंगे क्लास 12th में, मॉडर्न फिजिक्स में। तो अभी आपने देखिए वहां पे हमने देखा था कि एक गोल्ड के न्यूक्लियस की तरफ अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट कराए जाते हैं, अगर आपको याद हो तो, और अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते हैं। अब ये जो अल्फा पार्टिकल गया, जिस पाथ पे गया, ये एक हाइपरबोलिक पाथ होता है, राइट। इसका प्रूफ तो खैर नहीं करना है हम लोगों को, बट ये है कि ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि जब कोई बॉडी सेंट्रल फोर्स के प्रभाव में चलेगी तो कुछ सेलेक्टेड पाथ्स ही पॉसिबल हैं। सर्किल पॉसिबल है, या फिर एलिप्स पॉसिबल है, या फिर हाइपरबोला पॉसिबल है, या फिर स्ट्रेट लाइन। जैसे कि अगर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है तो ऐसे सीधे आएगा, फिर कहीं से रुक के रिपल्जन की वजह से वापस चला जाएगा। तो पाथ कैसा पॉसिबल हुआ, स्ट्रेट लाइन पाथ पॉसिबल हुआ, राइट। तो ये था हमारा डिस्कशन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, चार्जेस Q, 2C and 3C are placed at 0, 1, 0, 1, 1, 1, 3, 0, 0. For what value of Q will the x component of the net force on 3 coulomb charge be 0? तो सवाल कह रहा है कि ये 3 चार्जेस हैं, इन कोऑर्डिनेट्स पे रखे हुए हैं, और हम Q की क्या वैल्यू ले लें ताकि इस 3 कूलम वाले चार्ज पे जो भी नेट फोर्स है उसका x कंपोनेंट 0 रहे, यानी जो नेट फोर्स है उसका x एक्सिस के लॉन्ग कोई कंपोनेंट ना हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गई फिगर इस क्वेश्चन की, और देखिए ये हो गया Q जो रखा हुआ है 0, 1, 0 पे, यानी y एक्सिस पे। ये 2 कूलम का चार्ज रखा है 1, 1, 1 पे। 1, 1, 1 ध्यान रखिएगा बोर्ड के बाहर होगा, x पे 1, y पे 1, z पे 1, यहाँ कहीं होगा ये 2 कूलम वाला चार्ज, बट मजबूरी है इसको बोर्ड पे ही बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 कूलम का चार्ज 1, 1, 1 पे, और 3 कूलम वाला चार्ज 3, 0, 0 पे रखा है, यानी x एक्सिस पर रखा है, राइट। अब हमें करना ये है कि सवाल हमसे कह रहा है कि भाई इस पे जो भी नेट फोर्स आए उस फोर्स का x कंपोनेंट 0 हो, यानी कि हमें पहले तो इस पे फोर्स निकालना पड़ेगा, यानी हमें फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज एंड दिस चार्ज निकालना पड़ेगा। फिर बाद में वो x कंपोनेंट को 0 से इक्वेट कराएंगे हम लोग। तो चलिए मान लेते हैं कि ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2 और ये चार्ज है 3। तो सबसे पहले हम इनके पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। तो Q1 का पोजीशन वेक्टर हो गया R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर हो गया R2, और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R3। वैल्यू लिख डालते हैं। R1 कितना होगा, R1 होगा 0i कैप प्लस 1j कैप प्लस 0k कैप, यानी कि जस्ट j कैप। R2 जो वेक्टर है वो ये हो जाएगा 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 1k कैप, मीन्स i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और जो R3 वेक्टर है वो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, यानी कि 3i कैप। तो ये तो हमें इन तीनों चार्जेस के पोजीशन वेक्टर मिल गए। अब हमें इस पे फोर्स निकालना है, यानी चार्ज 3 पे फोर्स निकालना है, 1 की वजह से और 2 की वजह से, फिर उनका रिजल्टेंट निकालना है। तो चलिए फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 निकालेंगे। तो फोर्स ऑन 3 बाय 1, पहले उसकी वजह से फोर्स निकालते हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग F31 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे हम लोग K लिख देंगे, K Q1 Q3। तो Q1 तो हो गया, चलिए पहले लिख दे रहे हैं Q1 Q3, फिर ब्रैकेट में R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मॉड R3 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। जैसे हम लोगों ने निकाला था F21, तो यहाँ पे आया था R2 माइनस R1, तो अभी F31 है तो आएगा R3 माइनस R1। तो देयरफॉर F31 हमें मिला
के ऐसे ही रहने देते हैं। Q1 तो चलिए Q के बराबर है, Q3 3 दिया हुआ है, और R3 माइनस R1। अब देखिए इसमें से इसे माइनस करेंगे, R3 माइनस R1, तो देखिए हमें मिलेगा 3i कैप माइनस जे कैप, और फिर हमें इसके मॉड का क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि मॉड ऑफ 3i कैप माइनस जे कैप इसका क्यूब। तो F31 देखिए ये हो गया 3k क्यूब 3i कैप माइनस जे कैप अपॉन, अब इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, इस पूरे का होल क्यूब। तो ये मिला F31 इज इक्वल टू 3k क्यूब 3i कैप माइनस जे कैप अपॉन, ये होगा 9 और ये होगा 1, तो √10, और √10 का क्यूब होगा √10 इंटू √10 इंटू √10, यानी कि 10√10। और अब लास्ट में हम लोग अलग अलग करके इसे लिख लेंगे, तो यह आ जाएगा 3k क्यू इंटू 3i कैप, तो दैट कम्स आउट टू बी 9k क्यू अपॉन 10√3i कैप माइनस 3k क्यू अपॉन 10√10, सॉरी ये √10 होगा, √10 और जे कैप। तो ये तो हमें मिल गया फोर्स ऑन 3/1। अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन 3/2। फोर्स ऑन 3/2 ये लिखा जाएगा वही k, यानी 1/4πε0 Q2 Q3 विद इन ब्रैकेट्स R3 माइनस R2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R3 माइनस R2 का होल क्यूब। तो फिर से एक बार सारी वैल्यूज रखी जाएंगी, K Q2 Q3, तो चलिए Q2 2 है और Q3 3 है, तो यह आ जाएगा 2 3 6, 6K ब्रैकेट में R3 माइनस R2। तो अगर हम R3 में से R2 माइनस करेंगे, दिस माइनस दिस, तो देखिए हमें मिलेगा 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। भाई इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3i माइनस i 2i बचेगा, फिर माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन इसी के मैग्नीट्यूड का मॉड ऑफ 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप इसका होल क्यूब। तो ये हो गया F32 इज इक्वल टू, इसे हटा दे रहे हैं, ये हमें मिल जाएगा 6K 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और होल क्यूब। तो फाइनली हमें F32 मिला 6 2 12 K i कैप अपॉन, अलग करके लिख रहे हैं सबको, तो ये आ जाएगा 4 और 2 6, तो ये मिल जाएगा हम लोग को √6 इंटू √6 इंटू √6, यानी 6√6। फिर हमें मिलेगा माइनस 6K जे कैप अपॉन 6√6, और वैसे ही मिलेगा माइनस 6K कैप के फिर K कैप अपॉन 6√6, और लास्ट में इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हमें मिल जाएगा F32 इज इक्वल टू
ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यह रहेगा 2k आई कैप अपॉन √6, फिर यह जाएगा k बाय √6 जे कैप और माइनस k बाय √6 के कैप। अब 3 पे नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, यानी कि फोर्स ऑन 3/2 और फोर्स ऑन 3/1 का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, यानी कि नेट फोर्स ऑन 3, तो ये मिलेगा हमें फोर्स ऑन 3/1 और प्लस फोर्स ऑन 3/2, तो F इज इक्वल टू फोर्स ऑन 3/1। देखिए फोर्स ऑन 3/1 ये आया था दिस, और इसको ऐड करेंगे हम लोग इसके साथ, तो देखिए आई जुड़ जाएगा, तो ये मिलेगा 2k बाय √6 प्लस 9k क्यू अपॉन 10√10 आई कैप, कॉमन ले लिया। इसके बाद हमें मिलेगा माइनस k बाय √6 और यहाँ पे आएगा -3k³ अपॉन 10√10 जे कैप, यहाँ पे प्लस होगा माइनस कॉमन लेने के बाद, और प्लस ये बचेगा माइनस k बाय √6 के कैप। तो देखिए ये नेट फोर्स आया 3 पे, और अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस नेट फोर्स का x कंपोनेंट 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आई कैप का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। तो इसको फर्दर सॉल्व करके हमें मिल जाएगा, नाउ वी विल गेट 2k बाय √6 प्लस 9k³ अपॉन 10√10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सवाल की डिमांड है कि इस नेट फोर्स का x कंपोनेंट 0 होना चाहिए। अब इसमें हम लोग इसको इधर लेके आएंगे, अपॉन 9√6 नेगेटिव इतना कूलम। तो अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in hydrogen atom in a circular orbit of radius r. The Coulombian force F between the two is -k e² अपॉन r³ r कैप, फिर ये दूसरा ऑप्शन, फिर ये तीसरा ऑप्शन, और फिर ये हमारा चौथा ऑप्शन। इसमें एक चीज़ और क्वेश्चन बता रहा है कि k जो है वो 1/4πε0 है। ये CBSE PMT यानी नीट का क्वेश्चन है 2003, 4 या 5 इसी के आसपास का। तो खैर इस क्वेश्चन को करना है हम लोगों को, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो कोलम्बियन फोर्स है F वो वेक्टर के फॉर्म में दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लगेगा। इसके लिए पहले हम लोग जल्दी से डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हो गया सोल्यूशन। न्यूक्लियस हम सभी जानते हैं कितना चार्ज होगा, +E, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की बात हो रही है तो एक प्रोटॉन होगा, तो चार्ज +E होना है। फिर ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, -E। ये रेडियस वेक्टर हो गया या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन तक, और फोर्स इधर होगा, हम सभी जानते हैं। अब इस फोर्स की वैल्यू होगी k यानी वही 1/4πε0 Q1 Q2 यानी E² अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि खुद रेडियस हो जाएगा, और इसको दिशा देने के लिए हमें जिधर ये r वेक्टर जा रहा है उसका उल्टा यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि -r कैप। वाई? क्योंकि भाई वेक्टर r इधर जा रहा है तो यूनिट वेक्टर इधर जाएगा, बट जो फोर्स है इसका ऑपोजिट है, तो -r कैप करना होगा। और हम सभी जानते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बाहर कर दें, k E² अपॉन r² माइनस वेक्टर r अपॉन r, तो F इज इक्वल टू
-ke²/r³ इंटू वेक्टर r। तो ये हो गया हमारा आंसर, जो कि हम लोगों का दूसरा ऑप्शन हो गया। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होती है। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा।